बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसको लेकर आज सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नया नारा दिया। ये नारा था 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इतना ही नहीं, सीएम ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि आज देश का जो भी एम्बिशन है वो पीएम मोदी का विजन बन चुका है। हमारे लिए वही मिशन है। इस देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। एक तरफ तो देश की जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। दो टूक में इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जरा सियासी बयानबाजी आपको सुना देते हैं। संकल्प पत्र नाम दिया है, घोषणा पत्र हमने नहीं कहा है। संकल्प पत्र मतलब भाजपा ने संकल्प लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी की गारंटी शब्द इसलिए इस्तेमाल है कि जी जो भी इसके पूर्व जो भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था उसे हमने पूरा किया। किसी भी क्षेत्र में हमने जो काम किया है और आज जो हमने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है। समाजवादी पार्टी समझती कि 2014 में, 19 में, 22 में, 17 में जनता ने भाजपा को मौका दिया था। भाजपा ने लोगों से वादे किए थे, बेरोजगारी मिटाने के, किसानों की आय दुगनी करने के, महिला सुरक्षा के, कानून व्यवस्था के दावे, रोजगार देने के दावे, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश के दावे। वो सारे के सारे वादे, वो सारे के सारे दावे खोखले नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ जनता बहुत आस और उम्मीद से देख रही है। समाजवादियों का जो नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ, उस नारे को जनता साकार करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो बातें हैं वो एक्चुअली उनका फोकस वही है, गरीब, युवा, महिला और किसान। और बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि जातिवाद के जो समीकरणों की बात होती है या अलग अलग जातियों की बात होती है, उसकी जगह क्लास की बात हो। फिर से संकल्प पत्र लेके आई है भाजपा की सरकार, सिर्फ लोगों को जुमला सुना के भरमाने के लिए। ये इनका संकल्प पत्र नहीं, इस देश की जनता के लिए विकल्प है। तो चलिए इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि आज की बहस क्यों जरूरी है। घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी, विपक्ष के लिए खतरे की घंटी। विकसित भारत का विजन, विपक्ष को हुई जलन। विपक्ष जातियों में उलझाए, बीजेपी का संकल्प विश्वास बढ़ाए। मोदी अपना वादा निभाएंगे, विपक्षी चुनाव बाद भूल जाएंगे। मोदी वादा पूरा कर देश को बढ़ाएंगे, विपक्षी फ्री वादों से क्या वोट पाएंगे। तो ये हमारे आज के सवाल रहने वाले हैं और इसी के साथ तमाम जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस समय हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जी, एसपी से प्रवक्ता हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत करती हूं और आपसे ये सवाल मैं लेना चाहती हूं कि जिस तरीके से आपने देखा बीजेपी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, लोगों के मन में यह असमंजस आया कि उस घोषणा पत्र में महंगाई को लेकर या नौकरियों को लेकर बात क्यों नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और इस घोषणा पत्र की खासियत निकलकर सामने आए कि कोई रेवड़ी वाला ये घोषणा पत्र नहीं है। ये एक ऐसा घोषणा पत्र है जो विजन दिखाएगा, जो वादे पूरे किए जा सके। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस और एसपी के घोषणा पत्र की बात करें तो कुछ चीजें ऐसे जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी। 1 करोड़ नौकरियों का जो है वादा करती है एसपी अपने मैनिफेस्टो में, और जातिवाद जनगणना का जो है वो वादा भी करती है। तो ऐसे में क्या लगता है फिजिबल किस तरीके से होंगी ये चीजें? देखिए दीपशिका जी, पिछले 10 वर्ष के मोदी सरकार के हम शासन को देखें और 7 साल के अगर हम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार को देखें तो निश्चित तौर पे लगता है कि जो रोजगार का मुद्दा है वो केवल हवा हवाई हो गया है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में हम देख पाते हैं कि परीक्षाएं लीक होती हैं और परीक्षाएं लीक होने के बाद युवा धरने पे बैठते हैं और धरने पे उनकी पिटाई होती है, और जब वो संघर्ष करते हैं तब जाकर उनकी एफआईआर भी लिखी जाती है। और हमने खोया है, युवाओं ने खोया है कन्नौज के उस बेटे को जो कहता है कि डिग्री ना देने की वजह, ये डिग्रियां किस काम की जो नौकरी ना दे सके। उस माँ बाप, उस परिवार का हाल सोचिए। और ऐसे बहुत सारे कन्नौज जैसे छात्रों को हमने खोया है। हमने खोया है उस बेटी को जो परीक्षा लीक होने के कारण, पुलिस परीक्षा लीक होने के कारण जो आत्महत्या कहती है, वो कहती है कि अब मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं लेकिन सर इसका तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है
कि जो पेपर लीक मामले में जो कानून है, नकल विरोधी कानून, उसे सभी राज्यों में लागू करवाया जाएगा, पूरे देश में लागू करवाया जाएगा। हालांकि अभी 2 राज्यों में ये फिजिबल हो चुका है कानून। दीपशिका जी, बाढ़ से आपने देखी होगी उत्तर प्रदेश में परीक्षा लीक की और करीब 9 परीक्षा लीक यहाँ पर हुई है आदरणीय योगी जी की सरकार में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब युवाओं को नौकरी जो सरकार नहीं दे सकती, जो हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, आपने मणिपुर में देखा, हाथरस में देखा, कानपुर में देखा, आपने पहलवान बेटियों के साथ देखा, ये सरकार का सौतेला व्यवहार है। और ये आदरणीय मोदी जी का वही तो घोषणा पत्र है जो पहले इन्होंने कहा कि वादा है, वादा बाद में जुमला बन गया और जुमला अब नई गारंटी बन के आ रहा है। जनता इनको समझ चुकी है और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में इनकी विदाई अब तय हो चुकी है और देश ने भी मन बना लिया है कि अब मोदी जी को जाना होगा, क्योंकि जो इनके वादे थे वो जुमले और जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। लोग अपने आप को ठगा, यहाँ का युवा, यहाँ की मातृशक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करते। तो आप कह रहे हैं कि जो घोषणा पत्र है बीजेपी का वो जुमला है, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि जुमलेबाजी तो जो विपक्षी पार्टी है वो अपने घोषणा पत्र में करे। यही मेरा पहले भी सवाल था कि कुछ चीजें हैं जो वास्तविकता से दूर नजर आ रही है। 1 करोड़ नौकरियों का राज्य में सृजन करना, यानी कि नौकरियों को जनरेट कैसे करेगी एसपी अगर जनता मौका देती है। वहीं आपकी ही सहयोगी पार्टी, इस बार अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी ये कहती है कि जो खाली पद है 30 लाख, जो 40 लाख के करीब जो खाली सरकारी नौकरियों के पद हैं उनमें उन्हें भरा जाएगा। लेकिन जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 40 लाख में से 30 लाख तो ऑलरेडी भर चुके हैं, सिर्फ 10 लाख ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हैं। तो ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि बाकी जो ये 20 लाख नौकरियां हैं सरकारी, ये कहां से सृजित होगी। दीपशिका जी, राजनीति में इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किस प्रकार नौकरियां खोली और उसमें बिहार के नहीं अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे युवक और युवतियों को रोजगार देने का काम करा। लेकिन जिस पार्टी की, जिस नेताओं की इच्छा ये हो कि यहाँ के युवाओं को केवल उनके जो सपने हैं उनको चूर करना है, उनको रोजगार नहीं देना है, उनको केवल धर्म के उसमें लगाकर केवल उनसे राजनीति का वोट तो लेना है, लेकिन उनको उसके बदले में मूल्यांकन नहीं करना है कि क्या उनको रोजगार देना है, क्या उनके भविष्य के बारे में पॉलिसी है। निश्चित तौर पर ये जो चुनाव हो रहा है, रोजगार और महंगाई, ये आम जनता का मुद्दा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चूंकि आज 10 साल बाद इस पे कोई बात नहीं कर पाई, अपने घोषणा पत्र में या जो वचन पत्र में अपनी बात नहीं कर पाई, तो निश्चित तौर पे आज ये माहौल बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो इसको कभी कभी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती थी, आज शामिल इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि जनता के क्रॉस क्वेश्चनों का वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी और वो है जातिवाद जनगणना को लेकर। एसपी ने भी वादा किया है, कांग्रेस ने भी वादा किया है, लेकिन बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इसलिए इसे अलग मान रही है क्योंकि बीजेपी ने इस तरीके का कोई वादा नहीं किया। बीजेपी ने वादा किया है कि 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो हर तरीके से मिलेगा, फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और यही वादा उन लोगों के लिए भी किया गया है जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं और 5 साल तक उन्हें मुफ्त राशन दिया जाएगा, फिर भले वो किसी जाति का हो। तो बीजेपी इस आधार पर यह आरोप लगाती है कि बाकी जो घोषणा पत्र है वहां पर जातियों में बांटने का काम जो है अभी भी किया जा रहा है, जबकि ये एक कलंक है और इससे तो हमें निकलना चाहिए, समाज को निकलना चाहिए। दीपशिका जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं, जब पौधों की गिनती हो सकती है, जानवरों की गिनती हो सकती है, तो जाति की गिनती क्यों नहीं हो सकती इस देश में। और जातियों की गिनती हुई ना, बिहार ने करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आखिरी खड़े व्यक्ति है उसको भी आगे ला मुख्य धारा में शामिल करना। इसी लड़ाई को तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी साथी जो है राजभर जी, वो क्या, उनका क्या स्टैंड है जो जाति जनगणना का दम भरते हैं। अनुप्रिया पटेल जी का क्या स्टैंड है, जनता जानना चाहती है। और निषाद पार्टी का क्या स्टैंड है। ये तीनों पार्टी के लोग, इनके जो सहयोगी है, जनता के बीच में तो जाके जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन जब पार्टी के स्टैंड पे, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये जाति जनगणना का जो नहीं बोल पाते, ये निश्चित तौर पर उन लोगों को धोखा देते हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिनको जस्टिफाई अभी तक नहीं मिला है।
यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी की ओर से वादा किया गया है, कुछ ऐसे वादे किए गए हैं जैसे कि बिजली बिल 0 कर दिया जाएगा, लेकिन वही दूसरी पार्टियां ये कह रही हैं कि मुफ्त में जो है वो भत्ते दिए जाएंगे या पैसे दिए जाएंगे। एक तरफ बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मुफ्त में राशन की जगह आप नौकरियां दें, लेकिन वही दूसरी तरफ बाकी राजनीतिक दल हैं वो भी तो ये करते दिखाई दे रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, अगर पैसे देते हैं। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी है जो बिजली माफ करने पर अरविंद केजरीवाल जी को कोस कोस के गाली देती है, लेकिन जब ये करे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा करे तो वो गलत बात हो जाती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो बुनियादी मुद्दों से इतना घिर चुकी है, क्योंकि आज जब जनता के पास ये वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो इनके 14 के 19 के घोषणा पत्र वो दिखाने का काम कर रहे हैं और पूछने का काम कर रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, किसान की आय की दुगनी का क्या हुआ, और बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार क्या सरकार करके नारा हुआ था उसका क्या हुआ। आज इनसे जवाब नहीं बन पा रहा है। दीपिका जी ये गाँव में जा रहे हैं और आपको बहुत जिम्मेदारी से आप एक इस देश की बहुत मशहूर पत्रकार है और आप जिम्मेदार पत्रकार है, आपका चैनल जिम्मेदार है, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कई गांवों में भारतीय जनता पार्टियों को खदेड़ा जा रहा है। हम वेस्टर्न यूपी में रहते हैं और इर्द गिर्द जो गांव है उनमें हमारा टच बना रहता है, हम कार्यक्रमों में जाते हैं और हम देख पा रहे हैं जो माहौल है। क्योंकि अब किसानों के पास जा रहे हैं, किसान 750 किसान की हत्या हो गई इनके शासनकाल में, थार लेके गृह राज्य मंत्री का बेटा चला गया, आपने देखा होगा। तो निश्चित तौर पे आज किसान है, महिलाएं हैं, युवा है, ये आज इनसे प्रश्न कर रहे हैं और इन पे प्रश्नों के कोई जवाब नहीं बन पा रहे। चलिए, एक सवाल आपने यहाँ पर किया था कि जब बिजली बिल 0 का वादा आम आदमी पार्टी की जैसी पार्टी जो विपक्ष में हो वो ये करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसी का ही विरोध करती है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने इसका रास्ता निकाला है कि जो अतिरिक्त आर्थिक बोझ है वो राज्य पर या केंद्र सरकार पर ना पड़े, इसके लिए सोलर एनर्जी का सहारा लिया जाएगा। देखिए, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज जो जो वादे थे आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बने। आप मुझे बता दीजिए एक भी स्मार्ट सिटी बना हो? और स्मार्ट सिटी की बात धोखा हो गई। इसके साथ इन्होंने क्या वादा करा था? इनके सांसदों ने किसानों के अपने गांव गोद लिए थे, उन गांव में क्या हुआ? आज लोग पूछ रहे कि वो बच्चा गांव में ही है, बच्चा गोद में ही है या बच्चा चलने लगा? इस तरह की बातें समाज में होने लगी है। तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाजी में अव्वल है, निश्चित तौर पे जनता इनको बैरिंग लौटाने का काम 2024 के चुनाव में कहेगी। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल में कह रहा हूं। जी, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ मजबूत स्तंभ भी गिनाए हैं जिन्हें बीजेपी अपने लिए एक मजबूत स्तंभ मानती है और ये सोचती है कि उन वादों के जरिए जो है वो जो नैया है वो पार हो जाएगी। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बिल्कुल आपके पास में लौटूंगी। डॉक्टर सुधा मिश्रा जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। आपका स्वागत करती हूँ सुधा जी मैं टीवी पर, और इसी के साथ आपसे एक सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। कांग्रेस के कुछ वादे हैं, उन वादों का जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा बीजेपी ने कल मैनिफेस्टो जारी किया तो कई सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना है कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो में जिक्र किया है, गरीब परिवारों को 1 लाख नकद जो है दिया जाएगा। अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो देश में 30 लाख बीपीएल परिवार हैं, यानी कि इनके लिए 3 खरब रुपए चाहिए होंगे। अब ऐसे में 3 खरब रुपए भारत जैसे देश में गरीब परिवारों के लिए लाना, क्या ये आसान होगा? क्या बात है दीपशिखा जी, ऐसे प्रश्न हमसे कर रही हैं, और जितना पर डे हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रचार में खर्च होता है उस पर आपने सवाल उठाया। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल होगा। शायद आपने हमारी पिछली डिबेट नहीं देखी, लेकिन ये सवाल कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जुड़ा, इसीलिए आपसे मैं चाहती हूँ संजीदगी से जवाब दे दीजिए। अभी एसपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, काफी संजीदगी से वो जवाब दे रहे थे, उन्हीं के मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल पूछा मैंने। जी सुधा जी। मैम, अब आपको कैसे लगा कि मैं संजीदगी से जवाब नहीं दे रही हूँ? आप बताइए, जवाब दे दीजिए। 5 सेकेंड बोलो नहीं, आप लोग ऐसे इंटरप्ट कर देते हो। आप जवाब दीजिए। बताइए क्या जवाब दूं? महालक्ष्मी योजना है, कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर मैं बात कर रही हूं। गरीब परिवारों को 1 लाख नकद देने का वादा कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में करती है। देश में 30 लाख बीपीएल है। एक आसान सा सवाल मैंने पूछा कि उसके लिए 3 खरब चाहिए, तो कैसे वो आएगा भारत में? सुनिए मैम,
जी। काले धन के नाम पे जो 15 लाख देने की बात की गई थी, वो काला धन कितना बढ़ गया सबको पता है। किस तरह से जनता को बरगलाया गया, और जिस देश में जितना खर्च किसी प्रोग्राम को लॉन्चिंग में होता है उतने उससे कम का वो प्रोग्राम होता है। तो उन खर्चों को रोक के अगर आप जनता के हित में काम करना चाहते हैं तो उस पर प्रश्न कैसे खड़ा होता है? प्रश्न यहाँ इस बात का है कि आप इस देश में 10 वर्षों में जो उधार है देश के ऊपर, वो लगभग 3 गुना 4 गुना कर देते हैं। प्रश्न इसका है कि वो करके पैसा गया कहाँ? बड़ी बड़ी बातें हो गई, 10 वर्षों में हमने सिर्फ खर्चे देखे हैं। और अगर जनता के हित में कुछ करके हम उसको बेहतर जीवन दे सकते हैं, 80 करोड़ लोगों को सरकार खाद्य दे रही है, 80 करोड़ लोगों को। इसका मतलब आपके देश में जो विकास की गंगा बहने वाली थी नहीं बहने पाई है। 80 करोड़ लोग जिस देश में 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो अनाज दे रही है। आपको समझ में आता है ना, जब ऐसा है इस देश की हालत, तो मैनिफेस्टो में उन लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करना ही सबसे बड़ा आवश्यक कार्य है। वही हम कर रहे हैं। इस पे प्रश्न चिन्ह कहां से? आपने देखा भाजपा का मैनिफेस्टो आया, कॉपी पेस्ट सारा आया है, कार्य योजना कोई नहीं है, बातें वही जुमले फिर से। हम जो कह रहे हैं कि हम न्याय पत्र में उन चीजों की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो इस देश की जरूरत है। अगर इस देश के बारे में पूरा विश्व ये सुन रहा है कि 80 करोड़ जनसंख्या 5 किलो अनाज का मोहताज है, तो उस देश में जरूरी है कि जो लोग उस अनाज की वजह से अपने जीवन को आगे बढ़ा पा रहे हैं, उनको इस देश के साथ विकास की भागीदारी में ऊपर लाया जाए। तो इसमें प्रश्न कहां से आता है? जो इसी से उस खर्चे में, हाँ, जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों को बंद करेंगे। जो मद में पैसे हैं उनको वहां पे एम्प्लीफाई किया जाएगा। ये थोड़ी ना है कि हम उधार लेते जाएंगे अपने खर्चों पे, हम क्या पहन रहे हैं, कहां से कौन सी टीम आ रही है, क्या बाल बनाना है, कैसे चलना है, उस पे खर्च नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो खर्चा है वो कम कर दीजिए। हाँ। आप देखिए पैसे बचेंगे ना। यानी कि सुधा जी अब आपने जो जवाब है वो बिल्कुल पटरी पर दिया है, और कांग्रेस का ये जवाब है कि जो दूसरे खर्चे हो रहे हैं, अतिरिक्त खर्चे हो रहे हैं, उन्हें खत्म कर इन पैसों का अरेंजमेंट किया जाएगा, ये आपकी ओर से कहा जा रहा है। एक और सवाल इसी से जुड़ा, आप ही के मैनिफेस्टो को लेकर मैं ये पूछना चाहूंगी। आप लोगों ने कहा है कि 30 लाख पद जो सरकारी नौकरियों के हैं वो भरे जाएंगे। बिल्कुल। तो 40 लाख केंद्र सरकार का जो आंकड़ा है, 40 लाख नौकरियां मौजूद हैं। 40 लाख में से 30 लाख के करीब जो पद हैं वो भर दिए गए हैं। कुल मिलाकर इस समय अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार में जो सरकारी नौकरियों का आंकड़ा है खाली पदों का, वो 10 लाख के करीब है, या इससे 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। अब ऐसे में 20 लाख नौकरियों का सृजन। जी मैं आ रही हूँ। दीपिका जी, आप लोग आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। जाके कॉलेजेस, सिर्फ देश के कॉलेजेस जो स्कूल हैं, जाके देखिए कितने शिक्षकों की जरूरत है। बाकी छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ शिक्षकों की बात कर रही हूँ। जो भर्तियां नहीं हुई उनकी बात नहीं, जहां पे अतिरिक्त पद चाहिए लेकिन शिक्षक नहीं है। हाँ, उसका कांग्रेस ने मेंशन किया है कि 14 लाख अतिरिक्त पद जो है वो भरे जाएंगे, उन्हें सृजित किया जाएगा। ये मैं उसको उसमें इंक्लूड कर लेती हूँ। जी मैं बोल लेती हूँ। देखिए, इस देश में जब आप विकास करते हैं, विकास के नई नई चीजों को सरकार प्रमोट करती है, तो पद अपने आप बनते हैं। जुमले की बात नहीं हो रही है। हम अगर कोई भी सरकारी चीजों को अपने देश के विकास के लिए स्टार्ट करते हैं, जब देश स्वतंत्र हुआ होगा तो कोई सरकारी पद नहीं था ना, सरकारी पद बनाए गए ना, और लोगों को उन पदों पे ला के इस देश की तरक्की में उनका योगदान लिया गया ना। तो अपने देश की जो 80% युवा जो लोग हैं, रोजगार तभी होगा जब आप उसकी सर्जना करेंगे। उद्योग धंधे लगाना, उनको प्रमोट करना सरकारों का काम होता है। वो तभी होगा जब वहां पे रोजगार करने वाले लोग होंगे, और पद एक नहीं होता है। मैं चूंकि शिक्षिका हूं और मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही बच्चों को पढ़ाती हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर सच में सरकार चाहती तो जो पद खाली हैं वो भी भरे होते, और जो पद नए सृजित होने हैं वो भी किए गए होते। आप बताइए, रैलियों में आप सबको बुला लेते हैं, लेकिन रैलियों में आप रोजगार के पत्र बांट देते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में बात करने की आती है, 2 करोड़ की बात लोग करके आए थे, 2 करोड़ में कितनी नौकरी दी गई? अगर वो 2 करोड़ की बात कर रहे थे और नहीं कर पाए, इसका मतलब बात हो सकती थी। इन्होंने मात्र देश को जुमला दिया था, वादे थे, उनको कुछ किया नहीं। धरातल पे काम करने का अगर मन हो दीपिका जी, तो आप पदों की सर्जना कर सकते हैं, क्योंकि कार्यालयों में लोगों की कमी है। जितने पद हैं उसके बावजूद कमी है ना। रेलवे में आप देखेंगे। चलिए, इस समय हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ऋचा सिंह जी हैं। आपका भी मैं स्वागत करती हूं। और देखिए, हमने एसपी से सवाल पूछे उनके मैनिफेस्टो को लेकर, और साथ ही कांग्रेस से भी सवाल पूछे।
अब आपसे भी एक सवाल मैं यहाँ पर ये लेना चाहती हूँ कि इस समय विपक्षी पार्टियों को ये टीस है कि आप लोगों ने नौकरियों की बात नहीं की है और ना ही आप लोगों ने महंगाई की बात अपने मैनिफेस्टो में की है, लेकिन बीजेपी इस पर यह मान रही है कि हमने जो वास्तविक चीजें हैं उन पर बात की है, जो चीजें पूरी हो सकती है, रेवड़ी फ्री एक तरीके का मैनिफेस्टो बनाकर दिया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को जवाब यहां पर जरूर चाहिए, और जवाब इसलिए भी क्योंकि जनता भी जानना चाहती है। ऋचा जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले मैनिफेस्टो का पहला पृष्ठ दिखाना चाहती हूँ, और अगर आप फोकस कर सके तो अपने स्क्रीन पे जरूर इसको फोकस करिए। इसमें लिखा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मेरे परिवारजन। इसका मतलब ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानकर संकल्प लेते हैं, और जब आप अपने देश को अपना परिवार मानते हैं तो आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, इसके लिए आप संकल्प लेकर इसको जमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि ये जो नौकरियों की बात कर रहे हैं, हमारे संकल्प पत्र के 4 प्रमुख आयाम हैं। पहला है आधी आबादी यानी कि महिलाएं, दूसरा है अन्नदाता, तीसरा है युवा, और चौथा है अंतिम पंक्ति का व्यक्ति। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के समग्र विकास की बात ये मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का करता है, जिसमें उसको नौकरी देने की भी बात है, जिसको उसको नौकरी देने वाला बनाने की भी बात है, और जिससे उसको विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए और उसके संपूर्ण यानी कि कौशल विकास के माध्यम से बाजार में डिमांड को बढ़ाया जाएगा और उसके बाद नौकरियों की जो सप्लाई होगी वो बीजेपी पूर्ति करेगी, ये आप कह रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने आपको जो 4 आयाम बताए हैं, किसी भी राष्ट्र का विकास इन 4 आयामों को निर्भर करता है, और हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मोदी जी की गारंटी की जो बात है, मोदी जी की गारंटी मोदी जी का संकल्प है, और देश की जनता को मोदी जी की गारंटी। तो यानी कि ये एक विजन है 2047 तक के लिए, जिसमें बुनियादी चीजों पर फोकस किया गया है और नौकरियां जो है वो सृजित कौशल विकास के जरिए की जाएगी। सुधा जी, आपसे एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी, और वो है जातिगत जनगणना को लेकर। मैंने जो एसपी के प्रवक्ता हैं उनसे भी ये सवाल लिया था, और आपसे भी ये सवाल पूछना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि बीजेपी ये कहती है कि आयुष्मान योजना का फायदा हो या फिर गरीबों को राशन बांटना, उनकी जाति नहीं देखी जाएगी। जातिगत जनगणना के आधार पर ये तमाम चीजें नहीं रहेंगी। जो जातिगत जनगणना है उसकी बात करके जो विपक्षी पार्टियां हैं वो देश को जातिवाद में फंसाना चाहती है, ये बीजेपी कहती है। जी बिल्कुल, हर भाषण में प्रधानमंत्री जी जाति का उल्लेख करते हैं, और इस देश में जातिवाद में हम फंसा रहे हैं। दीपशिखा जी, आपने फॉर्म भरा होगा स्कूल में, जब आप पढ़ी होंगी उसके बाद जब आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म में जो चीजें जब लिखी जाती हैं, जिनका आपको सूचना देना होता है, या कोई सरकारी कर्मचारी आपके घर आता है, आपसे क्या क्या चीजें पूछता है, ये जानबूझ के देश के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? हम एक नॉर्मल सा कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को भी, तो अपने बारे में समझ सूचना देते हैं, ये आपके भारतीयता को दिखाता है। और वहां पे अगर अलग अलग जात धर्म के लोग हैं, वैविध्य है, क्या कोई इसको इनकार कर सकता है? क्या अपने देश की संस्कृति क्या है कि हम विविध तरह के लोग एक साथ रहते हैं? विविधता हमारे देश के संविधान में अनेकता में एकता दिखाने वाली बात है, और उसी संविधान को ये लोग बदरकिनार करने की बात कर रहे हैं। जब हमारे देश में रहने वाले लोगों का वैशिष्ट्य है कि वो अपनी अलग अलग संस्कृति को लेके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, भुवन जी से भी इसी से जुड़ा ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी। भुवन जी, क्या लगता है कि जनता जातिगत जो जनगणना है उस वादे पर मौका देगी आप लोगों को? क्योंकि हमने बिहार में देखा, एक पल के लिए ऐसा लगा था कि शायद जनता साथ हो गई है, लेकिन फिर से वहां पर एक अलग ही मोदी मैजिक दिखाई दिया। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जाति जनगणना के बाद ये 2024 में बिहार का पहला चुनाव, जब से आदरणीय तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी की सरकार ने करा, अभी कोई चुनाव वहां पर नहीं हुआ, और चुनाव ही मैंडेट बताता है कि लोगों का मूड क्या है, ये बताने का काम केवल चुनाव करता है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जिसे आप जाति जनगणना कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सामाजिक न्याय की जो सोच है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की, उस सोच के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं।